अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, गंदम के बाद इस वक्त जनूबी पंजाब की एक अहम आम की जो पैदावार है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये बम्पर क्रॉप है। सवाल ये है कि इस बम्पर क्रॉप का फ़ायदा एक्सपोर्ट के हवाले से उठाया जा सकता है या नहीं। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं राना आसिफ हयात साहब, जो मैंगो ग्रोअर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास साहब, राना मोहम्मद अब्बास साहब, जो महकमा ज़राअत तोसी मुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस हमारे प्रोग्राम में अक्सर शरीक होते रहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, जो ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के मैनेजर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस एंड टेक्नोलॉजी हैं। तो सबसे पहले आसिफ हयात साहब, आप बहुत एक्टिवली चीज़ों को देख रहे होते हैं मैंगो के हवाले से। इस वक्त तक एक्सपोर्ट के हवाले से आप क्या दावा कर सकते हैं कि इस दफ़ा हम जो पिछले साल की निस्बत कितने % ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे आम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। तो एक्सपोर्ट के लिए मैं दावा तो बिल्कुल हम कर भी सकते हैं कि इसको मैं लफ्ज़ को बदल देता हूँ। हाँ, क्या उम्मीद की जा सकती है? हाँ, चलें, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट की है तो उसकी निस्बत जो इस साल हमारी क्रॉप बहुत अच्छी है जी सर। और मौसमी हालात बहुत ज़्यादा फेवर में हैं। जी सर। और महकमा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ने मेहनत की है कि हमारे प्लांट प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, तो हमारे पास एक्सपोर्टेबल क्वालिटी के मैंगो मौजूद है। और उस अच्छे मैंगो की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है इस साल पिछले साल से प्लस जा रही है, जो कि 20-22% प्लस है इस वक्त तक सर। जो फिगर्स हैं। तो पिछले साल हमने तकरीबन इस 16 जुलाई तक हमने 63,000 मीट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट किया था और अभी हम जो है 84,000 मीट्रिक टन जो है उसको भी क्रॉस कर रहे हैं और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है ना वो $7,35,000 बन रही है, 7 करोड़ 35 लाख डॉलर बन रही है। तो उम्मीद है कि हम जो पिछले साल भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा था 1 करोड़, हाँ, 1,30,000 टन को क्रॉस करके हम 1,42,000 टन पे आए थे और इंशाल्लाह इस साल हम इसको भी तोड़ेंगे और उम्मीद है कि हम 1,60,000 टन को टच करेंगे। अच्छा राना मोहम्मद अब्बास साहब, आप हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमारे जो ख़ास तौर पर मैंगो ग्रोवर्स की जो नई जनरेशन है वो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो तो वो अपनी इनकम में भी इजाफ़ा कर सकती है और ओवरऑल मुल्क की मईशत पर भी एक अच्छा असर पड़ सकता है, ख़ास तौर पे फ्रूट्स के हवाले से और मैंगो के हवाले से। आपको लगता है कि जैसे आसिफ साहब बात कर रहे हैं यकीनन उसका इम्पेक्ट आना शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी का, और जो लोग ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, कोरोना की वजह से जो पाबंदियाँ हैं, इसके बावजूद मैंगो की एक्सपोर्ट पिछली दफ़ा भी बढ़ी और इस दफ़ा भी क्या तवक्को कर रहे हैं? आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा अगर 2-3 साल 4 साल पहले देखें तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन थी वो कोई 4 टन के लगभग थी सर। लेकिन अब हम उसको 5 टन से भी क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि 5 और 6 के दरमियान है, यानी कि हम 140 मन के करीब एकड़ की एवरेज पे पहुँच चुके हैं। ये ब्रेक थ्रू आया तो इसमें अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का और पार्टिसिपेशन ग्रोअर की इन चीज़ों की वजह से है। देखना यह है कि फ्यूचर में हमारी जो लैंड सेगमेंटेशन बढ़ रही है इसमें नई जनरेशन जो है इसको पार्टिसिपेट पूरा करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की वजह से जो वो गैप है, जहाँ हम अभी तो 5 पे खड़े ना, हमारा गैप तो 10 टन का है। 10 टन में से अगर 5 को हम और कवर करते हैं तो हम देखें डबल प्रोडक्शन पे जा सकते हैं इन्हीं एकड़ से। तो अभी हमारा बहुत बड़ा गैप है, इसको हमने कवर करना है। इसके लिए हमें रिसर्च की भी ज़रूरत है, इसके लिए हमें जो अपने फील्ड्स की जो साइल का एनालिसिस है उसकी ज़रूरत है, हमें पौधों का एनालिसिस जो है टिश्यू एनालिसिस चाहिए, उसकी ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि हम आम की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस पौधे की क्या क्या ज़रूरियात जो है वो पूरी करें। बड़ा सिंपल सा रूल है कि पौधा खुश होगा तो बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा। उसके लिए हमें मुनासिब पानी, पहले एक लोगों को बहुत बड़ा गिला होता था कि पौधे बहुत सारे मर रहे हैं, अब हमने लोगों को थोड़ा सा शऊर आया कि जी पौधे मरने की बड़ी वजह है कि पानी की ज़्यादती, लेकिन इसके साथ साथ मुनासिब पानी का इस्तेमाल जो है ना वो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और नौजवान नस्ल को आना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा, आपने पॉइंट आउट किया कि आम के लिए भी सॉइल बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हैं ही
इनकी डॉक्टरेट है भी सॉइल साइंसेज में, और फिर दूसरी बात आपने भी की कि टेक्नोलॉजी, तो आप ज़रूरी यूनिवर्सिटी में दोनों चीज़ों को ही देख रहे होते हैं। आपसे रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं कि जी आम की एक्सपोर्ट जो बढ़ रही है उसकी वजूहात क्या हैं, और इसका जो पोटेंशियल है, जो जैसे कह रहे हैं कि गैप है फ़ी एकड़ पैदावार का, आपके ख्याल में वो कैसे दूर हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सर। इसमें बेसिकली आप देखें तो 2016 से जो है वो यूनिवर्सिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जब से प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने चार्ज लिया। तो एक ही फोकस है यूनिवर्सिटी का, वो है फार्मर ओरिएंटेड, कि फार्मिंग कम्युनिटी को हम कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। इस इलाके की सबसे बड़ी क्रॉप है मैंगो, तो मैंगो को हमने फोकस किया और हर साल जो है इसके अंदर एक्सपोर्ट में इजाफा आया। तकरीबन हमने 90,000 टन से शुरू किया, फिर 1 लाख, 1,30,000, 1,42,000, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,60,000-70,000। इसमें जो बेसिक फोकस है यूनिवर्सिटी का वो ये है कि हम लोगों को खुद से भी ट्रेंड करें कि पहले वो लोकल प्रोडक्ट को बेहतर करें। जब तक आपकी लोकल मार्केट बेहतर नहीं होगी, उसमें हम मुख्तलिफ़ ग्रोअर्स को रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से फ्रूट को तोड़ना है, किस तरीके से जो है उसको प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद उसको पैक कैसे करना है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी जो है वो एक इंक्यूबेशन कंपनी भी बनाई हुई है, जिसमें आसिफ टीपू साहब जो है, ही इज़ द वन ऑफ द ऑनर। तो इसमें यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, और ये फिर ग्रोअर्स में से हैं, तो ग्रोअर्स को फिर डायरेक्ट जो है वो उस हिसाब से बेनिफिट भी होता है। तो बाकी आपने जो बात की सॉइल के हवाले से, तो डेफिनेटली जब लोग पढ़े लिखे होंगे, बच्चे जो हैं, आज की जनरेशन जो है वो इंटरनेट ओरिएंटेड है, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और फिर ये नॉलेज जो है उसको एक्वायर भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, और इन चीज़ों को लेकर इंटरनेशनल चीज़ों को समझते हैं। अडॉप्टेबिलिटी जो है ना वो इनकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हर साल जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, स्पेशली इस सेक्टर के अंदर। सही। तो जो हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपने खुद कहा कि हम टूल्स सिखाते भी हैं फार्मर्स को, और साथ साथ हम गाइड करते हैं कि हम हेल्प कर सकते हैं उसको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, आपका फॉलोअप है, लोग आपके साथ लिंकेजेस की वजह से इन्वॉल्व हुए हैं ग्रोअर, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अगर ये चलती रहती है तो इसका फ़ायदा यहाँ का ग्रोअर और उसकी नई जनरेशन उठा पाएगी? जी बिल्कुल। इसमें जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले अपना विज़न क्लियर करना है। हमने विज़न ये अपना रखा कि ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ज़िम्मेदारों की यूनिवर्सिटी है। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब ज़िम्मेदार वहाँ पे नहीं आते। जिस दिन ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटी में आना हम समझते हैं कि बंद हो गया, उस दिन हम में कोई फॉल्ट है, हम उसको शायद वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे जो उसकी रिक्वायर्ड। तो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि हम ज़िम्मेदारों के लिए जो है वो काम करते हैं। हमें जो सबसे बड़ी चीज़ वाइस चांसलर साहब हमेशा कहते हैं, जब उनके पास लोग ये आके सवाल करते हैं कि जी बताइए हम यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि हमें आपसे क्वेश्चन चाहिए। वो क्या चीज़ है? रिसर्च क्वेश्चन, कि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यही हमने पिछले सालों में किया। अब जैसे पिछले साल कोविड सिनेरियो था, और उसमें आप देखें कि एक्सपोर्ट जो है बुरी तरह गिर सकती थी। पहले सिंध को प्रॉब्लम ये था कि जितना वहाँ पे फ्रूट पैकिंग वाले लोग हैं वो पंजाब से जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एक फ़ोरम बनाया। उस फोरम के तहत पूरे जितने स्टेक होल्डर्स थे पाकिस्तान के मैंगो के, उनको इकट्ठा किया, फिर उनकी मीटिंग की। फिर उसके दौरान हमने PIA के जो मेन उनकी लीडरशिप है उनको उसमें लिया, और उसी दिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम फ्रेट के अंदर 30% से ज़्यादा जो है वो, बल्कि 50% से ज़्यादा उन्होंने रियायत दी। जिसकी वजह से आप देखें कि पिछले साल भी जो कोविड का इतना बुरे सिनेरियो थे उसके अंदर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेक होल्डर्स को हमने इकट्ठा किया, और उसकी वजह से जो है वो एक्सपोर्ट उसकी जो है बड़ी है। सही। अच्छा राना आसिफ अयाज साहब, आप क्या समझते हैं कि जो बात कर रहे हैं कि क्या जो एयर फ्रेट है इसमें जो डिस्काउंट मिला है
ये रियायत मिली है, तो उसका फ़ायदा हुआ है? आप लोग मुतमईन हैं या आप कहते हैं कि नहीं, इसमें और ज़्यादा कुछ हो सकता है? बहुत फ़ायदा हुआ था, और पिछले साल तो डेफिनेटली हमने इसको एज ए बेनिफिट लेकर और एक्सपोर्ट ज़्यादा की, और हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है PIA या कहीं से हमें सब्सिडी नहीं मिली है। सही। शायद हम उस तरीके से इनको कन्वे नहीं कर सके। तो आपका मीडिया है, आप ज़रूर इस बात को जो है आगे कन्वे आप करें। ये कह रहे हैं कि इस वक्त तक अभी PIA की तरफ से आपको एयर फ्रेट पर वो डिस्काउंट नहीं मिला जो पिछले साल जो मिला था? पिछले साल था। कहीं पे बात हुई, किसी ने की करने की कोशिश की कि हाँ, चैम्बर ये से हमने, आपके मैंगो ग्रोअर बिल्कुल एसोसिएशन एयर या मार्शल फ्रूट एंड वेजिटेबल रिटायर्ड, एक्सपोर्ट जी एसोसिएशन जी, है? फ्रूट एंड वेजिटेबल के वही साहब हैं, और मेजर तारिक खान साहब हैं हमारे यहाँ मैंगो में। तो उन्होंने ये बात एयर मार्शल अरशद मलिक साहब से बारहा कही है, लेकिन अभी तक जो है कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। और हम ये चाहते हैं कि ये रेट कम होना चाहिए, ताकि जो हमारा बीच में ग्रोअर्स का बेनिफिट है वो एयरलाइन ना ले जाए। तो हम इसलिए चाहते हैं कि ये ग्रोअर को जो है ना, और ग्रोअर और एक्सपोर्टर दोनों को बेनिफिट मिले। अच्छा, लेकिन आपने खुद कहा कि आपकी तवक्को ये है कि 1,60,000 मीट्रिक टन आप इस दफ़ा बिल्कुल, एक्सपोर्ट हम इसको करेंगे टच कर रहे हैं। करेंगे बिल्कुल लेकिन आपने एक फिगर भी दिया कि 85,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हो चुकी हो है। चुकी है, बिल्कुल तो इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा तो हो चुका है। बिल्कुल हो तो चुका फिर है। बाकियों अच्छा इसमें जो है मेजर प्लेयर हैं वो अफ़गानिस्तान, ईरान और गल्फ़ स्टेट हैं, जहाँ पे बाई रोड और बाई सी जो है ना वो शिपमेंट्स हो रही हैं। तो यूरोप में जो है ना हम बराबर चल रहे हैं जो पिछले साल था। लेकिन एक हमारा जो प्लस पॉइंट है वो USA है। वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट है। वहाँ पर हमारी टोटल जो पिछले साल एक्सपोर्ट थी आज के दिन तक वो 50 मीट्रिक टन थी, और इस वक्त हम 180 मीट्रिक टन कर चुके हैं। तो ये ओपनिंग है इस दफ़ा ये कम से कम मतलब पिछले साल की एक निस्बत। ऐसे है। फिर एक चाइना है जी जी। जहाँ पर हमारी पिछले साल ही ओपन हुई थी मार्केट, लेकिन इस साल जो है ना हमारी वो तकरीबन वो 6,000 मीट्रिक टन तक जा चुका है मैंगो। सही तो कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे पहले मैंगो बहुत मुश्किल से जा रहा था, तो वो ओपनिंग हो रही है। तो इसका थोड़ा हमें अगर ये यूरोप के लिए मिल जाए, PIA और डिफरेंट एयरलाइन है, जब PIA डाउन करेगी तो जो दूसरी ये टर्किश एयरलाइन है, एमिरेट्स है, कतर है, वो ऑटोमेटिकली वो भी कंपटीशन में आके डाउन करेंगी। तो ये हमें जो है ना, हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये PIA जो हमें ये जरूर। अभी आप समझते हैं कि एक इशू है ये फ्रेट का, अगर वो हो जाए तो और ज़्यादा फायदा हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ भी सकती है। इस पर बात जारी रखते हैं, लेकिन आज छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं आम की पैदावार के हवाले से और एक्सपोर्ट के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले जिन बातों पे बहस हुई और मकालमा हुआ, उससे हटकर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी मार्केट कौन सी है। एक तो वो मार्केट है जो अफ़गानिस्तान है, UAE है और हमारे हमसाया ममालिक के साथ साथ, लेकिन अहम बात यह है कि जो हाई एंड मार्केट्स हैं, ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका, उसमें हम उतना शेयर क्यों नहीं ले पाते। मैं डॉक्टर आबिद हुसैन साहब आपकी तरफ आता हूँ, इससे पहले कि मैं अब्बास साहब से कहूँ, लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो आप क्या समझते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी या TDAP को आप क्या हेल्प कर सकते हैं ग्रोवर्स को कि आप इन हाई एंड मार्केट्स में ये अपनी प्रोडक्ट अच्छी चीज़ों पे बेच सके। रेट तो उधर ही है, ये चीज़ें तो आप बस सिर्फ किराए के हवाले से कर रहे होंगे, तो आप क्या समझते हैं, आपका क्या राय है? इसमें देखें, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें चैलेंजेस को, तो इसमें 3-4 चैलेंजेस हैं हमारे पास। नंबर 1 चैलेंज तो ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मैंगो का सेटअप है, उसमें हमारे पास 25% एक्सपोर्टेबल फ्रूट सिर्फ निकलता है, और उसमें से भी अगर हाई एंड मार्केट को फोकस करें तो शायद इससे भी कम होगा। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, वो जाहिर है कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे जो हैं वो एयर फेयर्स जो हैं वो हैं। तीसरी चीज़ है वैरायटीज़, कि हमारे पास क्या ऐसी वैरायटीज़ हैं कि जो जिनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो। उसके अंदर हमारे पास 3 वैरायटीज़ ऐसी हैं, जिसमें सिंदड़ी है, फिर उसके अंदर एक नई वैरायटी जो लेट सिंदड़ी या जिसको चनाब गोल्ड हम कह रहे हैं वो आ रही है, उस फैचों सा।
ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर सकती हैं, जिनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा है। जी सर। तो लेकिन हमारा अगर ओवरऑल प्रोडक्शन में देखें तो 38% जो है वो मौसमी चौसा का है, जिसकी शेल्फ़ लाइफ जो है रिलेटिवली कम है। तो ये एक चैलेंज है, हमें वक्त के साथ साथ अपना सिस्टम को भी बदलना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो इसमें कर रही है कि हमने 2018 से इस पूरे सिस्टम को जो है वो चेंज करने के लिए एक नया सिस्टम लेके आए हैं, जिसको स्मॉल ट्री मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम या अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिस्टम कहते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी के अंदर हम 30-40 पौधों की बजाय 1000 पौधा तक जो है वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसमें पौधे की हाइट जो है वो 8 फीट तक हम रखते हैं। उसकी वजह से आपके पास एडवांटेज है कि आपके पास 90% या इससे भी ज़्यादा फ्रूट आप एक्सपोर्टेबल क्वालिटी ले सकते हैं, उसका साइज़ यूनिफॉर्म होगा, उसकी प्लांट प्रोटेक्शन आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उसकी बाद में जो सबसे बड़ा लॉस हम करते हैं बाद में पिकिंग और हैंडलिंग जो है उसकी, उसमें भी होता है कि हम 50 फुट पौधे से जब आम तोड़ते हैं और वो कुंडी से तोड़ के नीचे गिरता है तो वो वैसे ही ज़ख्मी हो जाता है, या उसके अंदर काफ़ी सारे लॉसेस हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जिसको कहते हैं हम, तकरीबन वो भी हमारे 25% तक हैं। तो वहाँ पे भी हम इस सिस्टम के थ्रू हैंड पिक कर सकते हैं और उसको बड़ा इजीली इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर अबव ऑल इस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्शन, आप सिर्फ एक पौधे से अगर 10 kg भी लें तो आप 10 टन पे होंगे, जो कि 2 टाइम्स हैं जो अभी हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। जैसे कि राणा साहब ने बात की कि हम अभी 5 टन पर एकड़ पे हैं सिर्फ, और पोटेंशियल इसके अंदर कितना है कि आप 30 kg तक भी एक पौधे से ले सकते हैं, तो आप 30 टन पे जा सकते हैं 7-8 साल के बाद। तो ये 2018 में यूनिवर्सिटी ने ये सिस्टम शुरू किया और इसमें हम लीड कर रहे हैं पंजाब और सिंध को, और अब तक तकरीबन 7000 एकड़ जो है वो इस सिस्टम के ऊपर लग चुका है। इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में इसके बेनिफिट्स जो हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट में और बेहतरी होगी। आप जो बात कर रहे हैं, अगर राना अब्बास साहब हम आपकी तरफ आएँ तो एक चैलेंज क्या होता है? एक है एक्सपोर्टेबल आइटम प्रोडक्ट, उसकी तैयारी, जो टेस्ट का फ़र्क है हाई एंड मार्केट्स का और आपकी लोकल मार्केट का। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा ग्रोअर है वो फील्ड में तैयार है, जो ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से, जिसको लोकल मार्केट में शायद उसका वो टेस्ट, उसका कलर, वो चीज़ें ना हो, और जो बाहर पसंद की जाती हैं वैरायटीज़ या थोड़ा सा कम मीठा और चीज़ें, वो एक डिफरेंट टारगेटेड आपको जो है हॉर्टिकल्चर इस हवाले से, ख़ासकर मैंगो की प्रोडक्शन के हवाले से आपको करना पड़ेगा। तो हमारा ग्रोअर क्या ये तैयार है, आप क्या समझते हैं? जहाँ तक टेस्ट की बात है, पाकिस्तानी मैंगो दुनिया में पसंद किया जाता है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो देखना ये है कि अब हम उस मार्केट की तरफ, जो मार्केट आगे उसको स्टडी करके उसके मुताबिक आगे चलें। तो इस तरह हमारे पास वैरायटीज़ भी हैं, जैसे सिंदड़ी, उसका मीठा कम है कंपैरेटिवली। इसी तरह वो लेट सिंदड़ी आई है, उसमें भी वो टेस्ट मिलता है, लेकिन सफ़ेद लेट में भी है। लेकिन चौंसा जो है हमारा, ये ज़्यादा थोड़ा सा मीठा है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन बात ये है कि हमें शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए साथ साथ और चीज़ें भी देखनी है कि उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस पौधे के अंदर है, जिस वक्त तक वो कायम नहीं होता ना, उसकी शेल्फ़ लाइफ पे भी वो असरअंदाज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आम को काटें तो गुठली के साथ से ओवर राइप हुआ होता है। तो ये डेफिशिएंसीज़ हैं, जिसमें बोरान डेफिशिएंसी डोमिनेटली है, कहीं जिंक डेफिशिएंसी भी आ रही है। इससे हम 2-3 दिन का तक की जो शेल्फ़ लाइफ पीरियड है वो बढ़ा सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो लेट वेराइटीज़ है सिंदड़ी, ये अपना लेट सफ़ेद चौंसा जो है, इसमें तो और भी ज़्यादा आ जाएगा इन चीज़ों का। लिहाजा हमें थोड़ा सा इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि हमें जहाँ पौधे से हम ये तवक्को रख रहे हैं कि वो रेगुलर बेयरिंग करे और अच्छी बेयरिंग करे हर साल, और एक्सपोर्ट क्वालिटी की बेयरिंग करे, तो उस पर हमें आना होगा इन चीज़ों की तरफ कि उस पौधे को समझना है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है कि साइल में क्या चाहिए उसको, साइल का माहौल कैसा देना हमने, किस तरह उसको पानी को हमने मैनेज करना है। और उसके बाद उसको हम साथ साथ गाहे बगाए उसका टिश्यू टेस्ट करके भी ये मालूम करें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या हम पूरी कर रहे हैं, क्या साइल में डाल रहे हैं, तो क्या पौधे के ऊपर सिस्टम में भी पहुंच रही है। इन चीज़ों को जिस वक्त बैलेंस कर लिया तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छा एक्सपोर्टेबल सरप्लस, जहाँ आबिद साहब बात कर रहे हैं 25% की, मैं समझता हूँ इसको हम 35-40% तक भी ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें लाजमी ये स्टेप लेने पड़ेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, आसिफ साहब जो बात आबिद साहब ने की चीज़ें की, एक बात वो कर रहे थे कि जी जो हाई एंड मार्केट्स हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, उसके अंदर इशू है टेस्ट का, और दूसरा है ट्रेसिबिलिटी का।
वो हमारे यहाँ जब तक मैंगो ग्रोअर उस पर नहीं जाएगा, अपने आप को उसके मुताबिक तैयार नहीं करेगा, तो शायद उसको चैलेंजेस अमेरिका, कनाडा और यूरोप में आते रहेंगे। हमारा मैंगो ग्रोअर क्या हाई एंड मार्केट्स को कितने परसेंट हमारा जो ग्रोअर है वो उसको टारगेट कर रहा है कि उसने उधर ही जाना है, तो उसकी वजह से उसको उस तरह का प्रोडक्ट तैयार करना है? सर जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और डॉक्टर आबिद साहब ने इसे एक्सप्लेन भी किया है कि जो हाई एंड मार्केट है तो हमारा हाई टेक ऑर्चर्ड होने चाहिए, वहाँ ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप ये मैंगो जो तोड़ के लाए हैं तो ये कौन से बाग का है और कौन से पौधे का है। और अगर आपको प्लांट पे वहाँ इशू आ रहा है तो आप फ़ौरन जाएंगे, चेक करेंगे और उसके मुताबिक उसकी न्यूट्रिएंट्स या प्लांट प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये एक बात है। और दूसरी बात जो आ जाती है वो टेस्ट की। हम बेशक इस पे फ़ख्र भी करते रहें कि हमारा मैंगो बहुत अच्छा है और सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे वहाँ पे उनके जो टेस्ट को पसंद ही नहीं किया जाता, पसंद ही नहीं किया जा रहा और वहाँ पर भी पाकिस्तानी और इंडियन ही ख़रीद रहे हैं, तो हमें जो इस पे वर्क करना चाहिए। पेरू और ब्राज़ील हैं, इनका कहीं एक्सपोर्ट में नाम ही नहीं था, तो इन्होंने वैरायटी पे काम किया और उसके बाद इन्होंने ये काम किया कि जो कंटेनर है ना, कंटेनराइज जो है ना हमें शिपमेंट करनी है, तो उसमें इन्होंने रीफर कंटेनर के ऊपर काम करके इस वक्त वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो कहीं भी नहीं थे वो एक्सपोर्ट में आ गए हैं और हमारी हिस्ट्री है मैंगो के साथ और हमारा कौमी फल है और हम जो है ना अभी वहीं पर ही हैं कि हमारा मैंगो का टेस्ट अच्छा है और बस इस पे। इवन अगर आप चाइना में हमारी एक विंडो खुली है, तो चाइना में जो बेस्ट वे है ना कि हमें वहाँ की जो जर्म प्लाज्म है ना उसको पाकिस्तान में लेके आएँ, ठीक है, हम उनके टेस्ट के मुताबिक उन्हें वैरायटी दें तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और वो भी एक अच्छी मार्केट है, वहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं। एक हम उसे कह सकते हैं कि आम जो आपका मिडल ईस्ट और उससे बेहतर है वहाँ पर, मतलब ना आपको प्राइस अच्छी मिलती है। बट दे वांट नीट एंड क्लीन मैंगो, तो उनको जब कोई ऐसा मैंगो हो तो हम कहते हैं यार ये तो प्लास्टिक मैंगो है जो आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ये आप जो है ना वो मार्केट से जाके वो प्लास्टिक मैंगो लें और वो भेज दें। हम तो ये प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है तो हम भी वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें उनकी मार्केट के मुताबिक वो वैरायटी देनी पड़ेगी। अच्छा, आप नहीं समझते कि अब अगर मैंगो ग्रोअर्स ने आम के एक्सपोर्ट में रहना है तो उन्हें मार्केट ओरिएंटेड अपने ऑर्चर्ड्स को प्लान करना पड़ेगा कि जी आपको चाहे जिसने हाई एंड मार्केट पे जाना है तो उसके मुताबिक टेस्ट भी और ट्रेसिबिलिटी भी और ऑर्चर्ड टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से लेके जाना पड़ेगा। अगर उसने पाकिस्तान की लोकल मार्केट में ही रहना है तो वो जैसे 25% जो गिर जाता है और उसकी पोस्ट हार्वेस्ट जो नुकसान होते हैं या उस कंप्रोमाइज़ होता है वो लोकल मार्केट में होता रहेगा, इस सीज़न होता रहेगा। तो आप समझते हैं कि हम लोग हमारा जो शिफ्ट कर रहा है हमारा ग्रोअर एक्सपोर्ट की तरफ, वो इस को भी चैलेंज को सामने रख रहा है कि उसने अब करना क्या है आगे? हाँ, ये ग्रोअर के जहन में तो अभी कोई बात भी नहीं है, ठीक है, वो इस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारा स्मार्ट ट्री सिस्टम है ये गेम चेंजर होगा। अच्छा, हम ये चाहते हैं और हम 2006 से जब ऑस्ट्रेलियन यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि आप डाउन साइजिंग करें कि आपके 60 फुट और 70 फुट के जो दरख्त हैं इन्हें 20 फुट पर लेकर आएँ। तो हमने उन्हें कहा ये कत्ले आम करने आ गए हैं। आज जो दोस्त उसे डाउन साइजिंग कर रहे हैं उसकी टॉपिंग करके और उसको 20 फुट पे 25 फुट पे लेके आ रहे हैं और उसमें मज़ीद पौधे जो इन प्लग इन कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको जब तक फ्रूट को नहीं कंट्रोल करेंगे, हमारा फोकस जो है वो दरख्त पे था लेकिन हमारा फोकस फ्रूट पे होना चाहिए कि हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो फ्रूट है। तो जब हमारा कद छोटा होगा पौधों का, हमारा हैंड हाइट पे होगा, तो हम उसकी प्लांट प्रोटेक्शन अच्छी करेंगे, हम उसकी थिनिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे और अपनी मर्ज़ी का फ्रूट लेंगे और वो 90% एक्सपोर्ट। अच्छा, आप इसके ना एसटीएस के इस इलाके में ब्रांड एम्बेसडर समझे जाते हैं कि जी आपने इसके बहुत उस वक्त शुरू किया था जब आप यहाँ पे कोई बात नहीं करता था और चीज़ें थी, आपने किया। अगर हम आपकी बात को आगे बढ़ाएं अब्बास साहब, हमारा आम जो ग्रो जिसने वाकई ख़ानदानी तौर पे विरासती तौर पे जिसके पास ये बाग मिले हैं या मिले हैं, वो इन तेज़ी से आप समझते हैं कि वो वाकई
हाइटेड मैंगो ऑर्चर्ड को ही लाइक करता है या नहीं, वो वाकई शिफ्ट कर रहा है, स्मॉल ट्री सिस्टम की तरफ आ रहा है, या अभी बहुत स्लो है? आप ऑन द ग्राउंड क्या देखते हैं? देखिए, जो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो नई एडिशन हो रही है ना प्लांट्स की, उसमें हाई डेंसिटी की तरफ लोग जा रहे हैं। अच्छा। ये थोड़ा सा इशू है कि कितने पौधे लगाने चाहिए। ये अब डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे कि वो बंदे में पोटेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अगर उसने लर्निंग पूरी कर ली तो वो ज़्यादा से ज़्यादा STS पे काम कर सकेगा। लेकिन ये है कि डेफिनेटली कि हमें जाना पड़ेगा हाई डेंसिटी की तरफ, और इसी से हम जो है ना बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जो बात करें इस पे इसे जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं तेज़ी से अडॉप्ट होने वाले STS या अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो की तरफ, इसकी अडॉप्टेबिलिटी कितनी है। अब आप सब ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुख्तसर से इस पर बात की थी, कमेंट किया था डिटेल। आप समझते हैं कि नई जनरेशन या पुराने लोग, उनमें से कौन इस तरफ जा रहा है और कौन अभी इसको पुराने उस पर ही चलना चाहता है, वो अभी कोई बहुत मेहनत नहीं करना चाहता? जो नई जनरेशन आ रही है इस फील्ड में, वो डेफिनेटली अब ये देख रही है कि चीज़ों के हमने प्रोडक्शन पर एकड़ ज़्यादा लेनी है और क्वालिटी लेनी है, पैसा ताकि हम कमाना, पैसा कमाना है। तो वो इस चीज़ पे आ गए, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली बढ़ेगा, और इसके बगैर हमारे पास कोई वे आउट नहीं, क्योंकि हमारी ज़मीनें तो वही हैं जो सुकड़ रही हैं दिन ब दिन। अगर पर कैपिटा ये देखा जाए तो वो कम हो रही है, तो उसमें हमें डेफिनेटली पर एकड़ यील्ड की तरफ जाना और क्वालिटी यील्ड की तरफ जाना। तो इसका डेफिनेटली रिज़ल्ट आ रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद आएगा। तो इस पर ही हम फोकस किए हुए हैं। थोड़ा सा एक और इशू है कि हर बंदा एक्सपोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपोर्ट की क्वालिटी की प्रोड्यूस अगर करता है और उसको उसका मुआवजा प्रॉपर मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको अपना रोल जो है वो कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली देना चाहिए और एक्सपोर्ट की तरफ देखना चाहिए, ताकि वो भी आइंदा फ्यूचर में इस काम को बेहतर कर सके। अच्छा डॉक्टर आबिद साहब, अगर आप क्या समझते हैं कि जो ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के आने से यहाँ के लोगों को जो एक ऑप्शन मिला कंसल्टेंसी का, उन्होंने उनको काफ़ी एक इसमें इंटरेस्ट पैदा किया। मैंगो के हवाले से दोबारा वापस आता हूँ कि ये जो तरजीह है कि जी STS या रवायती आम, क्या आपने ट्रेंड को एवेल्यूएट क्या किया है? आपकी यूनिवर्सिटी क्या कहती है? अगरचे आप STS के हक़ में हैं, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन चेंज आप देख रहे हैं बाहर के लोग, साउथ पंजाब में लोग कहाँ रहना चाहते हैं? जी, इसमें पहली तो हमारी गुजारिश यही होती है, क्योंकि हम इसके पायनियर हैं, इस मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम या अल्ट्रा हाई डेंसिटी को बेसिकली लॉन्च करने वाली ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान है। 2018 में हमने डॉक्टर स्टीव जो साउथ अफ्रीकन हैं उनको बुलाया, और उसके अंदर हमने कोई 130 ग्रोअर्स को जो है वो ट्रेन किया। फिर उस काम को हमने छोड़ नहीं दिया कि एक दफ़ा ट्रेनिंग कराई और उसको फिर वहीं पे छोड़ दें। अच्छा, जब आप ये बात कर रहे हैं ना, तो आसिफ साहब बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। हाँ, वो 2018 से पहले की तरफ भी जाना चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पहले भी शायद, क्योंकि उसके बाद से जो है आसिफ साहब का फिर रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये कनेक्ट हुए यूनिवर्सिटी के साथ, और इन्होंने अपनी एक कंपनी जो है वो रजिस्टर की यूनिवर्सिटी के साथ एज एन इंक्यूबेशन, ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विस के नाम से। अब हम साल में 4 से 6 ट्रेनिंग्स करते हैं, और हर स्टेज के ऊपर ज़िम्मेदार को गाइड कर रहे हैं। जिसने अल्ट्रा हाई डेंसिटी अडॉप्ट कर लिया है, उसको हर स्टेज के ऊपर ट्रेनिंग मिल रही है, उसका हाथ हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सिस्टम है मैनेजमेंट का। ये एब्सेंटी फार्मर के लिए नहीं है, ये उस फार्मर के लिए है जो कि इसके अंदर रहेगा हर वक्त, वही कर सकता है इसको। जो ये हर ब्रांच के ऊपर और हर फ्रूट के ऊपर काम करने का नाम है, कि आपके लिए चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि अगर एक ब्रांच पे फ्रूट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके ऊपर काम करके अगले साल उसको भी आपने फ्रूट बेरिंग ब्रांच बनाना है। फिर आप ये गैप को कवर करेंगे कि जो दुनिया इस टाइम 40 टन पे है, तो आप भी फिर 40 टन पर एकड़ की यील्ड पे जाएंगे। जो आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा अब और अंदाज में, एक पहलू रह गया है कि जी जैसे अब्बास साहब ने उसकी तरफ निशानदही की थी कि हमारे पास अब रकबा कम हो रहा है आम के बागात का, लेकिन हम पैदावार उसको ज़्यादा ले सकते हैं। मुल्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि बस पता नहीं मुल्तान के जो बागात कट गए हैं तो शायद आम की पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन STS जो आपने कहा कि गेम चेंजर होगा,
तो आप समझते हैं कि नहीं हमारी आम की पैदावार उसको आगे उस पर इतना इम्पेक्ट आएगा नहीं जितना हम ख़तरा महसूस कर रहे हैं? जी डेफिनेटली जो STS है और जो हम एक चेंज लेके आ रहे हैं, तो हमारा विजन है 2030 ईयर 2030, उसमें हम अपनी पैदावार को डबल कर लेंगे इंशाल्लाह, अच्छा। और अपनी एक्सपोर्ट को हम 3 गुना कर लेंगे। और ये हम यकीन से कह रहे हैं, और ये इंशाल्लाह आप आज से 9 साल बाद देखेंगे कि ये तब्दीली आ चुकी है। तो ये जो ऑर्चर्ड जो अपना इसको चॉप कर रहे हैं, कोई भी कॉलोनी सिस्टम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोअर्स के लिए कि उनको पैसा मिल गया, उन्होंने जाके ज़मीन कहीं और ली, लेकिन जिसने आम चले गए जी आम जिसने काश करना है उसको उसने आम ही काश करना है, और लोगों ने ये किया है। ये किया है। तो इससे कोई मतलब इससे हम नेगेटिव हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन होती रहेगी, ये ज़मीन जो है ना उसमें एग्रीकल्चर लैंड आती रहेगी, लेकिन इससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती रहेंगी। तो हमें जो हम बहुत पीछे थे दुनिया से, तो हम उसके मतलब बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है ये ब्लेसिंग हो हमारे लिए कि ये जो दरख्त चॉप हुए तो लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने कहा यार चलो अब ये 5 लाख रुपए में बाग लग रहा है तो लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है, मिसालें मौजूद हैं कि जिनका बाग अगर 25 एकड़ का था, हाउसिंग स्कीम में आया किसी न किसी, लेकिन उसने जब बाहर ज़मीन ख़रीदी, नया उसने नई टेक्नोलॉजी के तहत उसने बाग लगाने की कोशिश की, तो उसने दुगनी अराज़ी पे बाग लगाया है, या उसने उतने पौधे, अगर 80 पौधे फ़ी एकड़ की बजाय उसने 1 एकड़ में 800 पौधे या 1200 पौधे लगा लिए हैं, तो ये वाकई इस तरह का इम्पैक्ट आया है? इस तरह का बहुत ज़्यादा हुआ है। एक्चुअली ये अब्बास साहब भी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। हेज रो सिस्टम है, सिंपल है, आप 200 पौधा लगाएं, हेज बनाएं शुमाल जनूब, और उसको लाइन टू लाइन जो है ना वो ओपनिंग दें हवा के लिए, तो डेफिनेटली लोग जो है ना वो नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, सर्च करते हैं, उसमें 400 पौधे भी लगा रहे हैं, 200 भी लगा रहे हैं, लेकिन ये 80 और 50 और ये वाला नहीं है, ये कोई भी नहीं लगा रहा है। ये मतलब लोग जो है ना इसको थोड़ा सा समझ गए हैं, और फिर ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है इसमें कि हर वक्त जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और हमें सुबह से शाम तक जो है वो हम गाइड कर रहे होते हैं। और यूनिवर्सिटी में मतलब ये हमारे सारे दोस्त हैं, और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, विज़िट करते हैं, उनको बताते हैं। तो ये हेज रो सिस्टम है, तो वो उसमें आप लगाएं, और वो आपके 400 प्लांट्स आ जाएं, 1300 प्लांट्स आ जाएं, जहां आप मैनेज कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, ये पुअरमैन टेक्नोलॉजी है। पुअरमैन ये जो 500 एकड़ वाला है, मे बी वो इसको ना कर सके, वो कहे मेरे पास तो बहुत ज़मीन है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। लेकिन जिसके पास 2 या 4 एकड़ हैं, वो तो वहाँ बैठा हुआ है, और जो एब्सेंटी नहीं है वो इसमें कामयाब है। तो ये, और इसमें कोई मतलब टाइम देना पड़ेगा, अगर कारोबार करें, इनकम लेना चाहते हैं तो आप वहाँ रहें। आपकी मैनेजमेंट, आपका ऑपरेशन, आप उसको खुद इन्वॉल्व रहें। ये नहीं हो सकता कि आपने घर बैठे हो और आपको आम का वो तो बिल्कुल ऐसे सिस्टम में आए ना, उसका फल किया चीज़ें बिल्कुल ऐसी। सही। अच्छा अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आम जो ग्रो जैसे हम बात कर रहे हैं, वो शिफ्ट उसने तेज़ी से किया है STS की तरफ, नई मार्केट, नया ऐसा एरिया, इस एरिया में कौन सा डेवलप हो रहा है साउथ पंजाब में कि जो लोग मुल्तान के, एक जनरल तासुर ये है कि जी जो दरिया चनाब का राइट और लेफ़्ट बैंक है झंग से निकलने के बाद, और जब जलालपुर पीर वाला तक जाता है तो उसका एक अपना टेस्ट है, और उसकी वजह से लोग बात ये करते हैं। लेकिन कुछ लोग, ज़ाहिर है रहीम खान के आम की बात होती है, जब मुजफ्फरगढ़ के आम की बात होती है, तो अब जो लोग नए बागात लगा रहे हैं तो कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन सा एरिया पोटेंशियल है आपकी नज़र में? देखिए, एरियाज हमारे सारा क्लाइमेट कंडीशन हमारी मैंगो के लिए बहुत सूटेबल है। तो पूरे साउथ पंजाब, पूरे साउथ पंजाब में एक नेचुरल ही है कि वहाँ पर थोड़ा सा साइल एरेटेड होती है, रूट जोन जो है ना वहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म कर जाता है। ये दरिया चनाब की बात करें, राइट टू लेफ्ट, लेकिन वहाँ साइज़ मिल जाता है, लेकिन साइज़ के साथ साथ वहाँ वो टेस्ट नहीं आता जो दूसरी साइल में आता है। दूसरे लोगों को भी एडवांटेज है। बात यह है कि साइल है, उसको समझें, उस पौधे की रिक्वायरमेंट समझें, डेफिनेटली आपको कहीं से कहीं ले जाएगी चीज़। और ये हम हकीकत है कि जो मैं अब इसको देख रहा हूँ सी पैक के बाद, इसको मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा
कंट्री हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए मोस्ट सूटेबल है और इसमें हम वैल्यू अर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हम अगर वैल्यू एडिशन के साथ साथ जैसे अब काम हो रहा है वैल्यू एडिशन पे, तो मैं देखता हूँ कि बाहर एक छोटा सा पैकेट 200 ग्राम का वो 1000 रुपये का मिल रहा है, तो हमारा आम वो 200 ग्राम कहाँ से निकलता है, 1 किलो 1.5 सवा किलो आम से निकल आता है। तो उसको अगर हम ड्राई चिप्स में कन्वर्ट करके अगर हाई एंड मार्केट की तरफ या उसकी स्टोरेज लाइफ को बढ़ा के आगे चलते हैं तो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जिस वक्त ये एडवांटेज ग्रोअर की जेब में आएगा तो डेफिनेटली उसने इन्वेस्ट उसी काम पे करना है आगे बढ़ने के लिए। और इस साल की मार्केट को अगर मैं देखता हूँ तो प्रोडक्शन भी बेहतर है, मार्केट भी अच्छी रेट मिल रहे हैं ग्रोअर को, तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ फ्यूचर में आम पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एरिया का मैं ऐड कर लूँ सर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि नया एरिया कौन सा डेवलप हो रहा है। तो ये जो मेलसी है ना, जो विहाड़ी की तहसील है, यहाँ पर टनल फार्मिंग बहुत थी और अब ये मेलसी और लोधरा, ये जो मैं वहाँ केरोड़ पक्का मेलसी लोधरा, वहाँ पर जो है ना ये मैंगो की ना बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो रही है। फिर एक अपर सिंध है, बिल्कुल ठीक है, जो सखर से लेके और घोटकी तक, इवन नौशहरा फिरोज से लेके और आपका घोटकी तक, तो वहाँ पे भी प्लांटेशन जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं बड़ी है। जो वहाँ पे ना लोग बहुत सारी वहाँ पे कॉटन फेल हो गई और वो लगातार फ्लोर हो रहा था कॉटन का। उसके बाद शुगर केन में उन्हें प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वो लोग जो है ना ये इसकी तरफ चले गए। जहाँ पे टनल में प्रॉब्लम शुरू हुए तो ये लोग जो है ना मेलसी वाला जो एरिया है और इवन विहाड़ी भी, तो वहाँ पे ये उसमें चले गए। फिर इन्होंने वैल्यू एडिशन की बात की है सर। तो अभी ये यूनिवर्सिटी जो है ईद के बाद जो है ना बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू करने जा रही है कि वो ग्रोअर्स को ना डे बाई एक दिन एक ग्रोअर का उन्होंने रख दिया, उनका आप अपना 400 केजी मैंगो लेके आए और उसको हम जो है ना डिहाइड्रेट करके आपको पैक करके देंगे। अच्छा। आप अपनी मार्केट खुद जाके तलाश करें, उसको सेल करें, सैम्पलिंग करें। अब अगर वो 400 केजी में 40 केजी अगर आपका ड्राई मैंगो है तो वो 40 केजी की प्राइस है 60,000 रुपये और वो जो 400 केजी मैंगो है उसकी प्राइस है 10,000 रुपये। तो आप देखेंगे कितना ये फ़र्क है। अगर उसकी हम 5,000 रुपये उसकी प्रोसेसिंग पे भी लगा लें तो फिर भी हमें जो है वो 45,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और वो आपका कौन सा मैंगो है, बी और सी ग्रेड। अच्छा। आप अपने एक्सपोर्ट करके जो बच जाए, हाँ जी, उसको आप जो है ना वो डिहाइड्रेट करें। और ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो डेवलप हो सकती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें जो है ना ग्रोअर्स को लोन दें। लेकिन हमारे यहाँ जो एक नफ्सियात है बन गई है कि जी आम है और वो गर्म मौसम का फल है और उसका टेस्ट सिर्फ उस वक्त है। इसको आप मिथ को कैसे बदल सकते हैं आम आदमी की, इसको कैसे बदलेंगे? जो आप कह रहे हैं कि जो टेस्ट कैसे डेवलप होगा, कि नहीं आपने सर्दियों में भी आप आम से लुत्फानंदोज हो सकते हैं ड्राई मैंगो के साथ। जी जी, लोग ये हमारे पास हमारे ये इंटरनेशनल मार्केट में है। तो हमारा जो मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि आप इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ सर। एक ना जूस वाले पहले फ्रीज करते थे मैंगो, तो उनको वो टेस्ट नहीं आता था। फिर हमने ये पिछले साल यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप है मुल्तान में, उनको कहा यार ये ड्राई मैंगो है, इसको आप पानी में भिगो के रखें आधा घंटा और फिर इसका मिल्क शेक बनाएं। तो उसका वही टेस्ट था 100% जो गर्मियों में ओरिजिनल है। अच्छा। तो वो इससे बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने कहा ये फलानी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो उसने उसी दिन वो उठा लिया और वो सारा एक ही बंदा कंज्यूम कर गया उस फैक्ट्री में जितना ही बना हुआ। वैल्यू एडिशन जी, मतलब इसकी हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अवेयरनेस देनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो आपसे रेलिवेंट है, जो मैंने अब्बास साहब से भी बात की और आसिफ साहब ने भी इसको बड़ा वजाहत के साथ बात की, डॉक्टर साहब, वो ये कि नया मार्केट, नई जगह कौन सी है इस साउथ पंजाब में जहाँ पे एक डेवलप हो रहा है और लोगों ने जो कहीं पे अगर बाग कटे हैं तो नई जगह पे जो इन्वेस्ट किया है वो कौन सी है और कौन सी हो सकती है इस साउथ पंजाब में? आपका क्या है इसमें? जैसे आसिफ साहब ने कहा कि मेलसी एरिया है, इसके अलावा पूरा साउथ पंजाब ही इसके लिए है और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है ग्रोअर वो भी इसकी तरफ आ रहा है। तो पूरा साउथ पंजाब और सिंध ये इसके लिए बेहतरीन जगह है। इवन अब चारसदा के अंदर बहुत अच्छा मैंगो हमें मिलता है और वो लेट विंडो में मिलता है। जब हमारा ख़त्म हो जाता है, आजकल जैसे अनवर टोल हमारे पास अब ख़त्म हो गया, तो अब वहाँ पे शुरू हुआ है चारसदा में। तो वो एक बड़ी अच्छी बेल्ट हो सकती है। जो नए डिस्ट्रिक्ट्स जम हुए हैं KPK के अंदर,
उनके अंदर हमें देखा जा सकता है फ्यूचर के अंदर। तो जगह की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कमी नहीं है। बलूचिस्तान अभी पूरा अनएक्सप्लोर्ड पड़ा है हमारे पास, वो उस वहाँ तो हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे होपफुली इंशाल्लाह जैसे जॉइंट वेंचर्स अब आ रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलके, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे कॉटन के प्रोजेक्ट कर रही हैं और इस तरह के जब फ्रूट्स के भी प्रोजेक्ट करेंगी तो इंशाल्लाह ये एक गेम चेंजर है और फ्यूचर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर के साथ है। पिछली जो बात है उसके अंदर मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ कि ड्राई मैंगो, ये भी यूनिवर्सिटीज़ का काम जो है ना, हमारे वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उसको ट्रांसफ़र करना है। बिल्कुल सही। तो ये ड्राई मैंगो भी हमने इस साल से प्रोजेक्ट जो है वो हमने शुरू कर दिया है कि ये ग्रोअर्स तक पहुंचा दें, फिर ये आगे उनके ऊपर होता है कि वो उस मार्केट को किस तरह से डेवलप करते हैं। दुनिया के अंदर इस टाइम $300 बिलियन की मार्केट है और उसके अंदर जो मेगा जो प्लेयर है वो थाईलैंड है और उनका मैंगो बिल्कुल फीका है, वो शुगर कोट करते हैं। अगर आप अपना मैंगो SB चौंसा है जैसे या दूसरा भी चौंसा की वैरायटीज़ हैं या कोई भी है, तो हमारा ओरिजिनली बहुत मीठा है, हमें शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो हमारा जो हमें एडेड एडवांटेज है ये, और इसके अंदर और फिर आपके पास विंडो ओपन हो जाती है, पूरे साल के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आपको जल्दी नहीं है वो चीज़ बेचने की, तो आप अपना नेट रिटर्न जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप पूरे साल आम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें देते रहते हैं वक्त। और राना आसिफ हयात टीपू साहब, आपका शुक्रिया कि आप मैंगो के इश्यूज़ पे वक्तन फ़क्तन आप शरीक होते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। नाज़रीन, अहम बात यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ जो बात हुई आज के प्रोग्राम में कि अगर वैल्यू एडिशन की जाए और ड्राइड मैंगो को डेवलप किया जाए और लोग इस पे भी इन्वेस्ट करें, तो पूरा साल आपको आम से लुत्फ़अंदोज़ होने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।